तभी एकदम से सरकारी अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में यह कच्चा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली करके अपनी जान बचाइए। तभी एकदम से तेजी में बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर जाता है। सब लोग अपने सामान समेत उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। वहीं गरीब ससुराल वाले भी सोच में पड़े वहां खड़े थे। ये सब लोग तो अपने रिश्तेदार परिवार के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार परिवार भी नहीं है जो हमको एक दिन के लिए भी सहारा दे सके। माँ जी, अभी के लिए इस खतरे भरी जगह से निकलते हैं। किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ था। बारिश में दर दर भटकते हुए सब रोड पर चल रहे थे, जहाँ घुटनों तक बाढ़ का पानी था। तभी रामदास को नुकीले पत्थर से जोर की ठेस लगती है और खून निकलने लगता है। अरे मेरा पैर। अरे अरे, तू भी बड़ा निर्दयी है भगवान। खुद तो अपने घर में बैठा है और हम गरीबों को दर दर की ठोकर खिलवा रहा है। हच्चू हच्चू। मुझको डर लग रही है, घर कब आएगा? जेठानी जी, बारिश का पानी बर्फ जितना ठंडा है, मुझे भी ठंड सी चढ़ रही है। हाय। बारिश में भीगने से सबकी हालत बिगड़ती देख सुनीता को अब उस घने जंगल का ही एकमात्र सहारा दिखता है। माँ जी, अब ना तो हमारे सर पर छत बची है, ना पैसे हैं कि किराए का घर ले लें, इसीलिए सब उस घने जंगल में चलते हैं। पर सुनीता, इस घने जंगल में रहना काफी जोखिम भरा है। मैं और ललित वहीं से लकड़ी काटकर फैक्ट्री में लेकर जाते थे। वहाँ काफी गहरी गुफाएं हैं, मैंने देखा है। भैया, हमें कौन सा उन गुफाओं में बसावट करनी है? किसी पेड़ के नीचे बसेरा लगा लेंगे। जैसे ही थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे और कमरा मिल जाएगा तो वहां से निकल जाएंगे। कुछ ही देर में सब उस घने जंगल में आ जाते हैं, जहाँ खरगोश नरम नरम घास खा रहे होते हैं। मुन्नी बिट्टू, देखो कितना सुंदर खरगोश है। अब देखो, मैं इस खरगोश को पकड़ कर दिखाता हूँ। बिट्टू खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी खरगोश एक गुफा के अंदर चला जाता है। बिट्टू भी गुफा के अंदर घुस जाता है। बच के कहाँ जाएगा बच्चू, मैं तो तुझको पकड़ ही लूंगा। हे भगवान, ये लड़का भी बहुत नटखट हो गया है। हाजी, जल्दी से गुफा से बाहर लेकर आओ, कहीं कोई जंगली जानवर ना हो। तभी गुफा के अंदर से एक जंगली चींटी बिट्टू को काट लेती है और वो छटपटाते हुए बाहर आता है। आई मम्मी, आई मम्मी। बिट्टू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझको? मम्मी, मुझको किसी चीज ने काट लिया गुफा के अंदर, दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी खरगोश के पीछे भागकर गुफा में जाने की? पता नहीं किसने काटा है। सुनीता बहू, तो ऐसे घबराएगी तो बिट्टू भी डर जाएगा। ला मुझे देखने दे। तभी जानकी बिट्टू के पैर पर लाल निशान देखती है, जो कि चींटी के काटने का होता है। बहू, इसे चींटी ने काट लिया, थोड़ी देर में डंक उतर जाएगा। तभी सुनील गुफा से बाहर निकलकर उनके पास आता है। इस गुफा के अंदर तो रहने के लिए काफी ज्यादा जगह है, इतना कि हमारा पूरा परिवार गुफा में समा सकता है। हम गुफा के अंदर ही चलते हैं। वैसे भी इस घने जंगल में रात के वक्त खुले में रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा। देखते देखते पूरा ससुराल गुफा के अंदर आ जाता है, जो कि अंदर से चौरस था। भाभी, गुफा तो अंदर से कितनी ज्यादा ठंडक भरी है। सच में मुझे तो लगा था कि गुफा के अंदर मेरा मन घबराएगा, लेकिन ये कितना खुलासा है। बस सतह पर थोड़ी सूखी काई जमी से हम इसे साफ कर लेते हैं, पर बिना झाड़ू के साफ सुथरा कैसे करेंगे? तभी सुनीता को गुफा के पत्थरों के बीच में ऊंची ऊंची घास पनपी दिखाई देती है, जो कि सूख कर पीली पड़ चुकी थी। इस सूखे पुलों से बात बन जाएगी, मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, तब तक हम कुछ लकड़ी लेकर आते हैं। गुफा के बाहर मशाल जलानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। सुनील बेटा, कुछ फल मिल जाए तो लेते आना, भूख सी भी लग रही है। माँ, इस जंगल में इतनी सारी नीलगाय हैं, अगर फल लगे भी होंगे तो वो चर गई होंगी। हमने देखा है फल के पेड़। तब कविता रेवा गुफा से बाहर फल चुनने आती हैं और उसी आम के पेड़ के पास आती हैं, जहां बरसात से काफी मीठे रसीले आम पेड़ से चू कर गिरे थे और वहीं एक कटीले झाड़ी से कुछ लाल लाल से फल भी टपक रहे थे। भाभी, ये आम तो बड़े रसीले मीठे हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। पर ये जलेबी के आकार का लाल लाल क्या है? मुझे तो लालच आ रहा है, पर जंगली फल लगता है। रेवा जैसे ही उस फल को देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। कविता, ये कोई जंगली फल नहीं, जलेबी है। ये हरे वाले तो कच्चे कसैले से लगेंगे, मगर ये लाल वाले खाने में बहुत ही मीठे लगते हैं। ये लाल वाले चुन लो। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी आम और जलेबी फल को चुनने लगती हैं। तभी पास के मांद से सियार सोया देखकर कविता के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। भाभी, सियार, भागो। दोनों थोड़े ही फल बटोर कर भागते हुए गुफा के अंदर आती हैं, जहां दोनों भाई पत्थर घिसकर मशाल जला लेते हैं। ये जुगाड़ का काम कर गया।
लग नहीं रहा था कि पत्थर में से चिंगारी निकलेगी, पर ये हो गया। गुफा में रोशनी देखकर तीनों बच्चे ताली बजाते हैं। ये हमारी गुफा वाले घर में भी लाइट आ गई। हाँ, पर अब हम इस गुफा के अंदर छुपन छुपाई नहीं खेल पाएंगे, हम बाहर किसी दूसरी गुफा में खेलेंगे, ठीक है? बच्चों की बातें सुनते ही सुनील उन्हें सख्ती से डांट लगाता है। बच्चों, तुम तीनों को ऐसे किसी भी गुफा में नहीं जाना। पर क्यों? हम तो बस खाली खेलने के लिए जाएंगे। बच्चों, क्योंकि गुफा के अंदर बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं, अगर तुम गुफा के अंदर जाओगे तो वो तुम्हें खा जाएंगे। कविता की बात सुनकर तीनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब दोनों बहू गुफा को साफ सुथरा कर देती हैं और सब ताजे मीठे फलों का स्वाद चखते हैं। आहा, ये आम तो बिल्कुल अमृत जितने मीठे और रसीले हैं। सालों के बाद इतने स्वादिष्ट आम खाए हैं। माँ जी, एक बारी जलेबी फल खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। किसी तरह सब फलों से पेट भरकर गुफा में बैठे बैठे झपकी लगा लेते हैं। तो कुछ जंगली जीव जंतु गुफा के बाहर झुंड बना लेते हैं और दहाड़ने लगते हैं, जिसे देख सब कच्ची नींद से जग जाते हैं। लगता है गुफा के बाहर जंगली जीव जंतु ने डेरा जमा लिया है। बस किसी तरह जल्दी से सुबह हो जाए। सभी के चेहरे पर बड़ा खौफ देखा जा सकता था। अगली सुबह दोनों के पति पत्थरों को पैना करके जंगली जीव जंतु से सुरक्षा के लिए हथियार बनाते हैं। वहीं दोनों बहुएं मिट्टी का चूल्हा लगाती हैं। सास ननद पेड़ के पत्ते से पत्तल वगैरह बनाती हैं। तब दोनों बहू पकाने के लिए जंगल से कुछ कच्ची सब्जियां तोड़ कर लाती हैं। वहीं खाना पकाने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन भी तैयार करती हैं। इससे अब वह अपने परिवार का खर्चा निकालने लगते हैं और पैसे जोड़ना चालू करते हैं। वहीं बहुएं अपनी गुफा के बाहरी थोड़े से जमीन में साग सब्जी वगैरह रोप देती हैं, जो कि बरसात में जल्दी उग जाते हैं, जिससे वह अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं थोड़े ही दिनों में पैसे जोड़कर अब दोनों भाई किराए का घर ले लेते हैं।